अब जैसे हमने चुनाव आयोग को कब्जे में लिया है, अब हम नया कानून लेके आ रहे हैं और कुछ नई चीजें करेंगे, तभी तो सत्ता में बने रह सकेंगे। ये सीधा सीधा विपक्ष को दबाने के लिए तानाशाही भरा एक कानून लाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए मजाक बना के रख दिया इन्होंने कानून का। दोस्तों, भाजपा एक ऐसा बिल लेकर के आ रही है जिस बिल के तहत किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए उसे सिर्फ 30 दिन तक जेल में रहना होगा किसी आरोप में, और उसके बाद वो 31वें दिन खुद अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा, अपने पद से बर्खास्त माना जाएगा। दोस्तों, ये बिल आखिर क्यों लेकर के आ रही है भाजपा? इस बिल से क्या होगा? इस बिल के क्या नुकसान है? और सबसे बड़ी बात की ऐसे समय पर क्यों लाया गया है जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और बिहार में चुनाव होने वाला है और वोट चोरी की पोल खुल चुकी है? क्या संपूर्ण तानाशाही लाने के लिए इस तरह का बिल लाया जा रहा है? इस सब पर बात करने के लिए और इस बिल को बड़े विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या तानाशाही लाने के लिए बिल लाया जा रहा है? संपूर्ण तानाशाही ले आइए और सब कुछ अपने हाथ में कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताते रहिए, आप वोट चोरी बनाते रहिए, करते रहिए जो करना है। अच्छा प्रज्ञा जी बताइए, देश में जब सारी समस्याएं हल हो गई हैं, कोई दूसरा काम है नहीं, तो ये तो इस तरह के बिल तो आएंगे ना। अब देश में ना तो देखिए शिक्षा की कोई प्रॉब्लम है, ना कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, ना कहीं भ्रष्टाचार है, ना कहीं रोजगारी की बेरोजगारी की दिक्कत है। तो इसीलिए सारी समस्याएं हल करने के बाद में मोदी जी ये बिल लाए हैं। और आप मोदी जी और या अमित शाह पे सीधा सीधा आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि मोदी जी खुद भी तो इन्वॉल्व है उसमें। उन्होंने ये भी तो कहा है कि भाई प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। लेकिन सर, अब आप ये मोदी जी देखिए कि नहीं, प्रधान किसी की भी सरकार हो, किसी भी सरकार में कौन से नहीं प्रधानमंत्री आ लेकिन रहे हैं सामने में नहीं जेल में लेकिन जाते बात हैं, यह है, वो भी नहीं आरोप में। लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री पे एफआईआर करेगा कौन? कौन सा वो दरोगा होगा, कौन सा वो डीसीपी होगा, कौन सा एसीपी होगा, और कौन आदमी होगा जो प्रधानमंत्री के खिलाफ करेगा? लेकिन दिखाने के लिए रख दिया है कि भैया हम खाली मुख्यमंत्री पे एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम कैबिनेट मंत्री पे नहीं कर रहे, हम प्रधानमंत्री पे भी कर रहे हैं। ये देखिए मजाक बना के रख दिया इन्होंने कानून का। ये पीएमएलए जो बनाया था इन्होंने कानून, ये उसका नया वर्जन है, क्योंकि ईडी जो है वो काम कर नहीं पा रही है। आपको याद होगा 2015 से लेकर जब मोदी जी सुशोभित हुए थे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, उनके कुछ महीनों के बाद से अगर आज तक हम देखें, करीब 6000 केस ईडी में दर्ज हुए हैं। और ईडी ने लोगों को जो है प्रताड़ित करना शुरू किया है। और जिसमें जिसमें 97% विपक्ष के लोगों पर हुए। हाँ, उसमें तमाम विपक्ष के लोग हैं, उसमें लगभग 200 राजनीतिक लोग हैं, और उन 200 में जो है सारे दूसरे दलों के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं है। और जिन पे एक्शन हुआ है, जिन पे कुछ इस तरह का निर्णय आया है, वो सिर्फ 8% लोग, 8 लोग हैं, यानी कि 0.1 से भी नीचे। आप सोचिए, तो इसलिए ये तो इनकी स्थिति है। अब ये ईडी काम नहीं कर पा रही है, तो ईडी को एक ये बड़ा हथियार देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको किस प्रकार से, जो देखिए इनकी नजर कहाँ है, इनको लगा कि भाई ये झारखंड के सीएम आए और ये बने और फिर चले गए, अपनी पत्नी को बना दिया। इधर केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे। दूसरे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, वो जेल चले गए, इस्तीफा नहीं दे रहे। तो इनको कैसे नापा जाए भाई? तो बड़ा सोच विचार करने के बाद ये बिल लाए हैं। और देखिए कितना बढ़िया बिल लेके आए हैं, कितनी जल्दीबाजी में बनाया है कि भाई अगर 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ और 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो उस पर क्या 31वें दिन राष्ट्रपति या वहां के जो गवर्नर हैं वो उनको हटा देंगे। और अगर 32वें दिन जज ने जमानत दे दी, तो फिर आके मुख्यमंत्री बन जाओ। अब बताइए जमानत कैसे जज साहब देंगे? जज साहब को नया बता दिया है कि जज साहब बेल देने से पहले ये गारंटी लेंगे कि ये छूटने के बाद कोई अपराध तो नहीं करेंगे, इसकी गारंटी जज को लेनी पड़ेगी। तो जज के ऊपर, तो ये एक सीधा सीधा कानून के साथ, कानूनों के बिल के साथ, देश के साथ मजाक हो रहा है। और इस मजाक को करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्योंकि ये बिल तो अभी वहां जाएगा, संशोधित कमेटी में जाएगा, फिर कमेटी में होगा, लंबा प्रोसीजर चलेगा।
और आपने देखा भी है कि हाउस में जिस तरह से कॉपी फाड़ी गई है, जिस तरह से विपक्ष ने लेकिन हंगामा थर्मामीटर लगा किया के है। देख लिया इन्होंने, तार छेड़ दिए हैं केपी मलिक सर। नहीं जो देखिए, करना चाह रहे थे। मैसेज इन्होंने जनता को भी दे दिया है, मैसेज नेताओं को भी दे दिया, बाकी लोगों को भी दे दिया है कि ये इनके इरादे क्या हैं और ये क्या करना चाहते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस में, भाजपा में दरारें आ गई हैं, मोदी जी की स्थिति बहुत खराब है, मोदी जी ने शाह को थोड़ा दूर कर दिया है और राजनाथ को थोड़ा गोदी में रख लिया है और गडकरी जी पास आ गए, शिवराज जी उनकी कोठरी में चले गए हैं। ये सब भरमाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए और अपने नेताओं को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह से ही कर रहे हैं। इनके इरादे दूसरे हैं और ये उन्हीं इरादों के तहत ये बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या इरादे हैं? संपूर्ण तानाशाही के? वही बचता है और तो कुछ बचता नहीं है। एक ही इनका इरादा है कि हमारा पूर्णतः कंट्रोल हो जाए और आप गाए बगाए कहते ही हैं कि भाई इमरजेंसी है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी है। जो चाहे कर ले रहे हैं, जिसको चाहे जेल में डाल दे रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा ही है कि चुनाव आयोग किस प्रकार से काम कर रहा है और बेशर्मी देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और करके किस तरह के अलबल और झूठ पर झूठ बोल रहा है और किस तरह अच्छा, से ये राहुल बिल गांधी लेकर को कह रहा कौन है। आया? ये तो देखिए, ये बिल लेकर वो आ रहे हैं जो खुद गुजरात के गृह मंत्री रहने के दौरान 3 महीने जेल में रह चुके हैं, जो खुद सोहराबुद्दीन वाले केस में जेल में रहकर आए 3 महीने का, और उसके बाद जो है अपने ही राज्य से तड़ीपार रह चुके हैं। तो ये बिल जो लेकर आए हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। और आज संसद में जिस तरह की चीज देखने को मिली सर, वो बहुत पहली बार देखने को मिली कि कागज के गोले फेंके गए। अमित शाह के ऊपर कैसे गोलों की बौछार की गई सदन में। देखिए प्रज्ञा, आपको दो तीन चीजें देखनी होगी कि जिस प्रकार से हम रूप देख रहे हैं विपक्ष का, इस सेशन से पहले हमने नहीं देखा था इतना अग्रेसिव विपक्ष। और ये जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, देश दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है। और इसका रिएक्शन अगर आपको देखना है तो बिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें आपको देख सकते हैं कि किस प्रकार का जनसमूह वहां है। अगर ये इसी तरह करेंगे, देश का जनसमूह दूसरी जगहों पे भी निकलेगा। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरह के चीजें ये उनको कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो परंपराएं हमारे देश में रही हैं। अगर किसी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगे हैं, कोई घोटाला घपले में वो उनके ऊपर उंगलियां उठी हैं, तो उन्होंने अपनी इज्जत रखने के लिए, अपने सिद्धांतवाद को बरकरार रखने के लिए तत्काल इस्तीफा दिया है। ये एक परंपरा बनी हुई थी। लेकिन पिछले जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, उनका ये मानना था कि हमें ये झूठे तरीके से फंसा रहे हैं, तो जब ये झूठ बोल रहे हैं, जब ये गलत कर रहे हैं, तो हम इस्तीफा क्यों दें। तो इन्होंने कहा कि अगर ये मामला इस तरह से नहीं बनता है तो फिर इसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाए और कानूनी अमला जामा पहना के उसका मिसयूज किया जाए और लोगों को हटाया जाए। इनका टारगेट कहाँ है? इनका टारगेट झारखंड है, इनका टारगेट तेलंगाना है, इनका टारगेट कर्नाटक है, इनका टारगेट हिमाचल है। यानी कि जहां भी गैर भाजपा की सरकार है, उसको तत्काल इस षड्यंत्र के तहत गिराया जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनाई जाए। दूसरी चीजें यह है कि इनको जाहिर हो चुका है कि बिहार में हमारी सरकार नहीं बन रही है, तो हम कम से कम, अगर सरकार हमारी नहीं बनती है और कोई दूसरी सरकार वहां बनती है, तेजस्वी यादव अगर वहां के सीएम बनते हैं, तो तेजस्वी यादव के ऊपर पहले ही कुछ केस चल रहे हैं, नहीं तो कुछ नए केस उनके ऊपर लगा के उनको अंदर करके तत्काल बिहार को अपने कंट्रोल में लिया जाए। तो ये इनकी एक रणनीति है, जिस रणनीति के तहत ये बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिल जिस तरह से, अब बिल को करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और बहुमत का जुगाड़ फिलहाल तो इनके पास है, लेकिन आजकल क्रॉस वोटिंग भी हो रही है, कई जगह हुई है पहले, आगे भी संभावना जताई जा रही है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की संभावना है। वही तो क्या सर, ऐसे में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह के बिल तो आप नीतीश नायडू जैसे नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए भी ला रहे हैं, उनके ऊपर भी तलवार लटकी रहेगी खतरे की। नहीं देखिए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। अब ये पहले तो शिवसेना को भी समझ में नहीं आ रहा था, अकाली दल को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब उनके ऊपर एक्शन हो गया, उनको समझ में आ गया। तो ये नीतीश को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि निपट चुके हैं, नीतीश का खेल खत्म है। और धीरे धीरे चंद्रबाबू नायडू को भी समझ में आ जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की कोई ना कोई नस दबी हुई है, कोई ना कोई मजबूरी चंद्रबाबू नायडू की है कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे।
लेकिन ये वाला जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, इसमें क्रॉस वोटिंग इसलिए होगा क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कंट्रोल नहीं कर सकते सब। और वहां से जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, वहां से लोगों की खबरें इस प्रकार से आ रही हैं, क्योंकि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो आंध्र प्रदेश के ही हैं, वो तो हैदराबाद के ही हैं, तो दोनों स्टेट से उनको पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद है, जहां पे चंद्रबाबू नायडू और एनडीए भाजपा ये सोच रहे थे कि हमें वहां से पूर्ण बहुमत मिलेगा, अच्छा बहुमत मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और इनके जो सहयोगी साथी हैं वो बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये अंत तक हार मारने वाले हैं नहीं, हारे या जीते। आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे छोटे इलेक्शन में भी इन्होंने किस प्रकार से किया, और वहां भी जो है अमित शाह जी पहुंच गए, भले इनकी हार हुई लेकिन वहां भी ये पहुंचे और वहां भी इन्होंने जो है अपना पूरा रुतबा और वो करने की कोशिश की है। तो जो लोग ये मान के बैठे हैं कि यही सब कुछ करेंगे, यही सब कुछ होगा, आपको नतीजे कई जगह चौंकाने वाले दिखाई देंगे आने वाले समय में। ऐसा नहीं है कि इनका जादू चल रहा है, इनका जादू सिर्फ डर का, दादागिरी का चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इनके विरोधी खड़े हो गए हैं, संघ में तो जाहिर है बहुत पहले से खड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था कि मेरे पास खबरें इस प्रकार की हैं कि मोहन भागवत जी 100 साल का जो कार्यक्रम आरएसएस का होगा, क्योंकि वो भी 75 साल के होने वाले हैं, तो वो अपना इस्तीफा देकर, अगर संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देते हैं तो वो उनको अपनी जगह पे सर संचालक बना सकते हैं, आरएसएस का हेड बना सकते हैं। अगर संजय जोशी संघ प्रमुख बनते हैं तो फिर इन लोगों का क्या होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए देश में संघ वंघ की इनको जरूरत ही नहीं है, तो क्या ही कर लेंगे संजय जोशी जी सर नहीं, संचालक तो बन के? नहीं, उसमें नहीं कुछ कर पाएंगे तो एक बड़ी संस्था समाप्त हो जाएगी, संघ समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता इससे पार्टी में भाजपा भी का काम नुकसान क्या होगा? आज की भाजपा का क्या नुकसान होगा? समाप्त हो जाएगी अगर संघ, तो क्या नुकसान है भाजपा का? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी संघ की मानसिकता के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, ये आपको ओके। मानना पड़ेगा। भले ही उनकी जी। तादाद कम हो, और वो आपको अभी दिख जाएगा, उसमें आपको देर करने की जरूरत नहीं है। जो संघ की विचारधारा के लोग हैं, हालांकि जो उम्मीदवार एनडीए के हैं वो भी संघ की विचारधारा के हैं, लेकिन ऐसे में इनको पता है कि अगर हम उनको वोट देते हैं तो नुकसान कहीं ना कहीं संघ का हो रहा है, तो हो सकता है वो लोग भी क्रॉस वोटिंग कर दें। तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इसीलिए संभावना जताई जा रही है। जी। अच्छा सर, आरोपी होने में और अपराधी होने दोनों में अंतर होता है। आज अमित शाह ने खुद बोला सदन में कि किस तरह से उनके ऊपर झूठे केस लादे गए थे। तो अगर कोई आरोपी होता है, फिर वो जेल जाता है, उसके बाद आप उसको पद से हटा देंगे, आप ये बिल लेकर आए जिससे वो पद से हट जाएगा। तो एक आरोप मात्र से किसी नेता को या मुख्यमंत्री को या मंत्री को पद से हटाना, ये कहां तक सही है? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें कि जो ये हुआ था कि किसी सांसद को, किसी मंत्री को अगर दोषी करार दिया जाता है तो तब उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और मुझे याद है कांग्रेस के टाइम पे आरोप सिद्ध हो जाता है तब। जी जी जी, वही बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता था कि ये नया कानून बना था कि जब आप दोषी सिद्ध हो जाते हैं तो आपको तत्काल अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और उसमें जो सहारनपुर से उस टाइम पे सांसद थे रशीद मसूद, वो राज्य मंत्री थे केंद्र की कांग्रेस सरकार में, तत्काल उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये पहला केस भारत में था। उसके बाद कई लोगों की मेंबरशिप गई, कई लोगों के पद गए, तब वहां से शुरुआत हुई। लेकिन इनको लगा कि इस तरह से फैसले आने में, इस तरह से उसको दोषी करार सिद्ध करने में, उसमें सालों साल लग जाते हैं। वो 20 साल के बाद फैसला आया था रशीद मसूद वाला, तो इसमें 20 साल का समय इनके पास नहीं है। ये तो 20 दिन में चाहते हैं। ये तो कृपा कर रहे हैं अमित शाह जी कि 10 दिन एक्स्ट्रा कर दिए इन्होंने कि 30 दिन होगा, नहीं तो ये तो 20 दिन में ही फैसला चाह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर 31वें दिन जज मतलब उनको जमानत दे दे तो 32वें दिन आके फिर वो सीएम बन जाए। कितना बढ़िया कर रहे हैं देखिए। ये कोई जुल्म जाति कुछ नहीं है। लेकिन 30 दिन आप अगर अंदर हो गए, 30 दिन आप अगर आपकी बेल नहीं हुई है, तो आपको तत्काल 31वें दिन जो है गवर्नर आपसे इस्तीफा ले लेंगे और कमांड अपने हाथ में ले लेंगे। यानी कि
चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो तेलंगाना हो, तत्काल गवर्नर रूल वहां पे आ जाएगा। और गवर्नर किसके अंडर है, गवर्नर का डंडा किसके पास है, गवर्नर और का रिमोट किसके राष्ट्रपति, पास है, ये तो आपको पता ही है, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। जी। और राष्ट्रपति किसकी राय से चलते हैं, किसकी राय मानते हैं, मैंने ये सब बताया ना आपको, देखिए गवर्नर जो होते हैं, जो गवर्नर होते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो तो गृह मंत्रालय से चलते हैं। और आदरणीय गृह मंत्री जी का नाम तो आपको पता ही है कौन है, और वही बिल पेश कर रहे हैं, तो आपको मंशा जाहिर है। फिर इसमें इतना सोचने की और दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, क्योंकि तो तत्काल जल्दबाजी किस चीजें बात करनी की है। थी, जल्दबाजी किस बात की थी? नहीं, जल्दबाजी कहाँ है भाई, 11 साल बीत गए, अभी 12वां साल चल रहा है, और कितना लेट करेंगे इसको। अभी तो हमें 20-30 साल और सत्ता में रहना है, तो 20-30 साल सत्ता में रहने के लिए तमाम शाम दाम दंड भेद तमाम प्रपंच करने पड़ेंगे। अब ये काम नहीं चलने वाला है, ये तोते वाली संस्थाएं 2-3 थी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अच्छा, इनसे काम नहीं चल पा रहा है। अब कुछ नई चीजें हमें गढ़नी पड़ेंगी। अब जैसे हमने चुनाव आयोग को कब्जे में लिया है, अब हम नया कानून लेके आ रहे हैं और कुछ नई चीजें करेंगे, तभी तो सत्ता में बने रह सकेंगे। अगर ये सब षड्यंत्र हम नहीं करेंगे तो कैसे सत्ता में बने रहेंगे, हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। आपने देखा नहीं यूपी में क्या हासिल हुआ। अगर इसी तरह से हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धर के आरएसएस के भरोसे और दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे, तो हम तो बाहर हो जाएंगे सत्ता से। तो इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए हमें तमाम साम दाम दंड भेद करने पड़ेंगे। मैं फिर वही कह रहा हूं जो मैंने शुरुआत में कहा था कि देखिए, देश में कोई शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगारी की, बेरोजगारी की, सड़कों की, बारिश की, कोई ऐसी तो कोई दिक्कतें चल नहीं रही। देश में सब स्मूथ चल रहा है, तेल धड़ाधड़ आ जा रहा है रसिया से, अमेरिका से संबंध हमारे प्रगाढ़ है। चाइना के कल यहाँ मंत्री आए थे, उनके साथ हमारा समझौता हो गया है। चाइना हमारी जमीन वापस दे रहा है, हमारे सीमा के समझौते सब हो गए, तो देश में रामराज चल रहा है। तो और क्या चाहिए आप। तो जब समस्याएं कोई बची नहीं है, तो जो आपके हिसाब दुष्ट से ये लोग। कानून देश के लिए किस तरह से नुकसानदायक है और कैसे विपक्ष को इससे फंसाया जा सकता है? हालांकि सब जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए प्रज्ञा, अगर आप सीरियसली हम इस पे बात करें, ये सीधा सीधा विपक्ष को दबाने के लिए तानाशाही भरा एक कानून लाने की कोशिश की जा रही है। या और मैं फिर विपक्ष को दावे के साथ कहता दबाने हूं के कि लिए? ये कानून पास होने की संभावना मुझे बिल्कुल नजर नहीं आती है, लेकिन इनकी कोशिश पूरी रहेगी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का कानून लाना, और ये मजाक है देश के कानून के साथ। क्या भाई, आप जहां जहां विपक्ष के लोग बैठे हैं, आप उनको ध्यान में रखते हुए कि उनकी गद्दी कैसे छीनी जाए, वहां की सरकार कैसे हथियाई जाए, आप ये दिमाग में रख के इस तरह का कानून ला रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कोई सच्चाई, कोई अच्छाई हमें नजर नहीं आ रही। ये सिर्फ इनका एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा, देश की जनता इनको समझ चुकी है। इस तरह का कानून लाने का क्या मतलब है, इसी टाइम क्यों लेके आ रहे हैं आप, कल आप पार्लियामेंट का आखिरी दिन है, क्यों आप अभी लेके आए हैं। तो ये सनसनाहट देश में फैलाने के लिए और एक डर लोगों में बिठाने के लिए इनकी एक कोशिश भर है। लेकिन अब डरने वाले जो थे वो हट गए हैं, अब जो लोग हैं वो डर नहीं रहे। डर लोगों का किस प्रकार से निकल रहा है वो आप बिहार में देखिए। जो डर है वहां की जनता में, दूसरा डर है कि अगर हमारी नागरिकता चली जाती है, हमारी वोट कट जाती है, तो हमारी जमीन छिन जाएगी, हमारी पेंशन, हमारी राशन, हमारी तमाम सरकारी सुविधाएं छिन जाएगी। उसका डर में वो लोग जी रहे हैं, और वो इसलिए जो ये कानून इस तरह के लेके आ रहे हैं, उनके खिलाफ वोट करने वहां की जनता चाह रही है। और आपको याद रखना चाहिए कि पूरे भारत में बिहार का जो वोटर है वो सबसे जागरूक वोटर है, और आज तक वहां भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं हो पाई है, क्योंकि बिहार का वोटर जानता है कि भारतीय जनता पार्टी शाम धाम और षड्यंत्र करती है। इसलिए बाकी जगह के वोटर हैं, उनको इन्होंने कुछ को भरमा लिया है। और कुछ जिस प्रकार से राहुल गांधी ने खुलासा किया है वोट चोरी का, वोट चोरी करके और ये सारे षड्यंत्र करके इन्होंने सत्ताएं हथियाई है, उसमें बहुत बड़ा उदाहरण आपको दिल्ली का है, बहुत बड़ा उदाहरण हरियाणा का है, और महाराष्ट्र का भी है। तो जिस प्रकार से इन्होंने ये चीजें की हैं, ये चीजें खुल चुकी हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा ये चल पाएंगे, ये सोच रहे हैं, लेकिन आम जनता समझ चुकी है। अब ज्यादा इस मामले पे चल पाएंगे मुझे नहीं लगता। और ये कानून दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये कानून मुझे नहीं लगता कि पास हो पाएगा, या कि ये कानून कभी भारत में बन पाएगा। जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस कानून से क्या कुछ नुकसान है, किस तरह से विपक्ष पर शिकंजा कसा जा सकता है और किस तरीके से इस कानून के आने के बाद तानाशाही आ सकती है, जिसका आरोप विपक्ष बार बार लगा रहा है, जो बात विपक्ष बार बार कह रहा है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, इस पर हम बात कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे आपसे।